गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कक्षा 7वीं से पाठ नंबर 15 जिसका शीर्षक है नीलकंठ, लेखिका है महादेवी वर्मा, उस पाठ का सार समझा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको लेखिका महादेवी वर्मा का संक्षिप्त परिचय, उनका चरित्र चित्रण और उनमें से कुछ शब्दों के अर्थ वो आपको समझा दिए थे। अब मैंने आपको पहले बताया था कि महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ था, फर्रुखाबाद में हुआ, और इनकी मृत्यु जो थी वो 11 सितंबर 1987 में हुई थी। इनकी माता का नाम श्रीमती हेमरानी तथा पिता का नाम गोविंदभाई वर्मा था। इन्होंने इंदौर में शिक्षा प्राप्त की थी, उच्च शिक्षा प्रयागराज में की थी। संस्कृत में एमए करने के बाद ये प्रयागराज में ही प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य भी बनी थी और इन्हें पद्म भूषण से श्री मंगला प्रसाद आदि पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया था। तो ये मैंने आपको समझाया था। अब बच्चों, आप अपनी पुस्तक खोल के बैठोगे, उस पुस्तक में से हम पाठ को पढ़ेंगे भी और मैं आपको उसका समझाते भी जाऊंगी। ठीक है, जैसे जैसे हम पंक्तियां पढ़ेंगे तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक खोलेंगे। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने के लिए कहा। यानी वहाँ पर एक दुकान थी जहाँ पक्षी और छोटे जानवर जो है वो बेचे जाते थे, उनको बेचा जाता था। तो वो वहाँ से कई बार जाती थी और कुछ जानवरों को खरीद लाती थी। तो फिर वहाँ से जब स्टेशन से किसी को छोड़ के आ रही थी ना, तब उन्हें फिर उस दुकान का ध्यान आ गया और उन्होंने ड्राइवर को उसी दुकान की तरफ गाड़ी ले जाने के लिए बोल दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। वो जो दुकान थी उसे कौन चलाते थे? बड़े मियाँ, यानी एक मुसलमान थे जो उस दुकान को चलाते थे। यानी दुकान में जो है छोटे छोटे जानवर और पक्षियों को रखते थे। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ कर दिया, क्यों जो बड़े मियाँ थे वो बोलते बहुत थे और बोलना शुरू कर देते थे तो सामने वाले की बात ही नहीं सुनते थे। अब जैसे ही महादेवी जी वहाँ पहुँची, उन्होंने उनकी कोई बात नहीं सुनी और बोलना शुरू कर दिया। सलाम गुरुजी, पिछली बार जाने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। जब पिछली बार आप यहाँ आई थी ना, तब आपने मोर के बच्चों के बारे में पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। अब वो बता रहे हैं उन्हें, एक मोर है, एक मोरनी है, तो आप पाल लें। अब छोटे छोटे मोर और मोरनी यानी दोनों बच्चे थे। वो कहते कि वो ले, क्योंकि आपने पूछा था, पहले ही बता दिया, अभी आपने कहा था, मैंने इसीलिए खरीदे हैं उससे, उस चिड़ीमार से। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। बता रहा है कि मोर के पंजों से दवा बनती है ना, इसलिए लोग उसे खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए मासूम चिड़ियों को कैसे दे देता। भाई मोर के पंजों से दवा बनाएंगे तो वो मार देंगे, तो मैं उनको कैसे दे दूँ, बहुत कष्ट पहुँचाएंगे। टालने के लिए मैंने कह दिया, उनको मैं देना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने ये कह दिया कि मुझसे तो गुरुजी ने मंगवाए हैं। वो महादेवी वर्मा को गुरुजी बोलता था। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। अपने रोजगार को ही ये कह रहा था। अब बड़े भी मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। जब वो भाषण देना शुरू करते हैं तो रुकेंगे कहाँ पे कुछ पता नहीं है, बीच में रुकते भी नहीं थे, लगातार बोलते जाते थे। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता था। अब जब व्यक्ति सुन रहा है, यदि उसकी इच्छा नहीं है बात सुनने की, तो उसे बीच में ही टोक करके रोक देता था। इस तथ्य से परिचित होने के कारण मैंने बीच में ही उन्हें रोककर पूछा, क्योंकि महादेवी जी ये जानती थी कि ये बोलना शुरू करेंगे तो चुप नहीं होंगे, तो उन्होंने उन्हें बीच में ही रोक दिया। मोर के बच्चे हैं कहाँ, ये पूछा। बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची। उन्होंने ऐसे हाथ से बताया ना, उन्होंने पूछा मोर के बच्चे कहाँ हैं, तो ऐसे इशारा कर दिया। तो देखा तो सामने पिंजरे में जो थे मोर के बच्चे थे, जो तीतर के समान छोटे छोटे से बैठे थे। और पिंजरा इतना संकीर्ण था, इतना टाइट था। बताया था ना कि संकीर्ण शब्द का अर्थ क्या है। इसमें ये संकीर्ण होता है संकरा, बहुत टाइट, छोटी सी जगह थी, पिंजरा बहुत छोटा सा था। वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र के जैसे लग रहे थे, और वो उस पिंजरे में जो
दोनों पक्षी बैठे थे ना, छोटे छोटे मोर और मोरनी, वैसे लग रहे थे मानो फ्रेम में किसी ने वो तस्वीर जो है जड़ के वो रख दी हो, ऐसे लग रहे थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण में चली जा रही थी। मतलब जैसे ही लेखिका उस पिंजरे के पास गई, उन्हें देखने लगी उन छोटे छोटे बच्चों को, तो वो भी मियाँ जो थे, बड़े मियाँ, वो बोलते ही जा रहे थे, ईमान कसम गुरुजी, चिड़ीमार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपए लिए हैं। अब साथ साथ में वो बताते जा रहे थे कि मैंने 30 रुपए देकर के नहीं खरीदा है। 12 कहा, भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी नहीं है। यानी मैंने उससे बोला भी था, अभी जरा सोच ले, 30 रुपये तो बहुत ज़्यादा मांग रहा है, अभी तो इनमें मोर वाली कोई बात भी नहीं है, ये तो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, पर वह मुझे क्यों सुनने लगा, यानी उसने मेरी बात नहीं सुनी। आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा। जब मैंने आपके बारे में सोचा कि आपने मुझसे मोर के लिए, मोर के बच्चों के लिए कहा था, तो मैंने जो है उससे खरीद लिया। अब आप जो मुनासिब समझें, यानी जो ठीक समझें, अस्तु वही ठीक होगा। 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजराकार में रखा, तब मानो वो जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। यानी कि मैंने 5 रुपये और एक्स्ट्रा दे दिए, 30 तो मैंने वो दे दिए कि आपने 30 में खरीदे थे, 5 जो है आप रखो, और 35 रुपये दे करके मैंने उन पक्षियों को अपने कार में रख लिया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया हो। अब यदि किसी पिंजरे में हम पक्षी को बंद करते हैं तो पक्षी आज़ाद होने के लिए छटपटाते हैं, तो ऐसे ही वे भी छटपटाने लगे और ऐसे लगने लगा मानो वो पिंजरे समेत ही उड़ जाएंगे, पिंजरे को लेकर ही आकाश में उड़ जाएंगे। क्योंकि गुलामी का जीवन किसी को भी अच्छा नहीं लगता, चाहे कोई पशु हो, पक्षी हो या इंसान हो। यदि हम पशु को भी एक वो कहते हैं ना खूंटे से बांधते हैं, तो वो भी उससे खूंटे को तोड़, रस्सी को तोड़ करके भागने की कोशिश करता है। पक्षी को भी हम पिंजरे बंद करते हैं तो वो पंखों को फड़फड़ाता है उड़ने के लिए, पिंजरे से बाहर निकलना चाहता है। किसी इंसान को कभी किसी कमरे में बंद कर दिया जाए तो उसकी ये इच्छा होती है किसी न किसी तरीके से वो बाहर निकल जाए। यानी सभी आज़ाद रहना पसंद करते हैं, कोई भी गुलाम रहना पसंद नहीं करता। गुलामी का जीवन किसी को अच्छा नहीं लगता। इसी तरह से वो पक्षी भी कर रहे थे। घर पहुंचते ही सब कहने लगे तीतर हैं, मोर कह करके ठग लिया। मोर और तीतर देखने में एक जैसे ही लगते हैं पक्षी, अब आपको मोर ये कह दिया और ये ठगी कर ली उसने। अब कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। कहते पहले भी कई बार जो है ना मेरे साथ ऐसे ही धोखा हुआ है, तो मुझे जब दोबारा कोई कहता है कि ये ठगी हो गई है तो मुझे चिढ़ आने लगती है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो अप्रसन्न होकर यानी नाखुश होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पंख लगे हैं? सुरखाब आपको पता है सुरखाब मतलब क्या होता है? यानी लाल रंग। अब कहते हैं कि मोर के क्या लाल रंग के सुंदर सुंदर पंख लगे होते हैं? है तो पक्षी। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरा व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। अब है पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में मैंने उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए। अब पिंजरे में कैद थे, जैसे ही उन्हें खोला गया, उनके लिए पानी रखा गया, खाने के लिए सत्तू की गोलियां बना करके रखी गई, वो बड़े खुश हो गए, कमरे में ऐसे घूमने लगे। वे दोनों कभी मेज के नीचे घुस जाते तो कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थककर उन्होंने मेरे रद्दी के कागजों की टोकरी में अपने नए घर के का गौरव प्रदान किया। यानी जो मेरे रद्दी के कागज रखे हुए थे उस टोकरी को उन्होंने अपना घर बना लिया। 2-4 दिन में इसी प्रकार इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में बैठ जाते। सारे दिन मतलब उस कमरे में घूमते रहते थे। रात का समय होता तो यानी अपना घर जो उन्होंने बना रखा था रद्दी की टोकरी, उसमें चले जाते थे। फिर आश्वस्त हो जाने पर मतलब अब उन्हें लगा कि यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तब वो कभी तो मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आ जाते थे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। अब महादेवी वर्मा को
जो दरवाज़ा था उस कमरे का वो हमेशा बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा, जो उनकी एक बिल्ली थी, बिल्ली का नाम चित्रा रखा हुआ था, इन नव आगंतुकों का पता लगा सकती थी और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता यह अनुमान करना कठिन होता। यानी बिल्ली जो थी वो, यदि उसे पता चल जाता भी ये नए 2 पक्षी भी आ गए हैं तो वो उनसे बदला लेती भी, ये क्यों आ गए ये देख के, यानी कि बिल्ली जो है खाने को दौड़ती और वो जो है फिर उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता। उसके लिए दरवाज़ा बंद रखना पड़ता था और दरवाज़ा बंद रखा भी उन्होंने। ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना लें, यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मार्जारी के लिए असहाय ही कही जाएगी। यानी कोई भी आकर के, क्योंकि वो महादेवी वर्मा से, जो बिल्ली थी वो महादेवी वर्मा से बहुत प्रेम करती थी, वो उनकी टेबल पे यानी मेज पर बैठती थी, यदि कोई और बैठेगा तो वो उसे सहन नहीं होगा। ये महादेवी वर्मा खुद बता रही हैं हमें। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाखाने के रूप में होने लगा, यानी वो कमरा ऐसा लगने लगा जैसे कि चिड़ियाघर हो, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़ करके, इन दोनों जो मोर के बच्चे थे इनको पकड़ करके जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास था। उन्होंने एक जगह बना रखी थी, एक बहुत बड़ा कमरा बना रखा था, जाली का घर बना रखा था, जिसमें वो सभी तरह के वो जीव जंतु वहाँ पर रहते थे। अब जब कुछ दिन वहाँ उन्हें कमरे में रख लिया, फिर वो जो है थोड़ा निश्चिंत भी हो गए, इधर उधर घूमने भी लगे, तो फिर उन्हें क्या करा कि उसे जाली घर के बड़े घर में पहुँचा दिया। दोनों नव आगंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसा नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक होता है। अब इन दोनों पक्षियों को जब उस पिंजरे में पहुंचाया गया तो वहाँ जो पहले से पक्षी रह रहे थे, जीव जंतु रह रहे थे, तो वो ऐसा उनके लिए वैसा हो गया जैसे कोई नई दुल्हन आती है ना तो घर में माहौल हो जाता है, उनके लिए वैसा ही माहौल बन गया था। लक्का कबूतर का नाम रखा हुआ था लक्का, उसने नाचना छोड़ दिया और दौड़ पड़ा और उनके चारों ओर घूम घूम करके गुटर गूं करने लगा। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। जो बड़े खरगोश थे ना, जैसे एक सभा में बैठ जाते हैं सारे और फिर किसी चीज़ का निरीक्षण करते हैं, वो वैसे करने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। हम कहते हैं ना, कई बार हम देखते हैं ढंग से ना दिखे तो एक आंख को बंद करेंगे, एक आंख से अच्छी तरह से देखते रहते हैं, एक साइड ऐसे दिखता रहता है, तो वैसे देखने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया था। भूचाल होता है भूमि की चाल बदल जाना, यानी भूकंप आना। जब भूमि में कंपन पैदा होता है उसको बोलते हैं भूचाल, यानी भूकंप आना। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे, यानी बड़े होने लगे। उनका कायाकल्प वैसे ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना होता है। मोर के सिर पर कलगी और सघन हो गई, यानी जो मोर के सिर पे कलगी से होती है ना, वो सघन हो गई यानी घनी हो गई, ऊंची तथा चमकीली भी हो गई, चोंच अधिक पैनी हो गई, तीखी हो गई, गोल आंखों में इंद्रणी की नीलाभ धुंधी चमकने लगी, नीले रंग की जो चोंच में जो है ना वो चमकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिता में धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगी। अब क्या है, लंबी नील हरित ग्रीवा में जो नीली गर्दन थी उसमें धूप छाई तरंगे यानी तरंगे सी हो जाती हैं, वो उठने लगी। दोनों पंखों में सलेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ जो थी वो लंबी हो गई और पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उदित हो उठे। पंख जो होते हैं बड़े सुंदर होते हैं, जैसे इंद्रधनुष बनता है ना आकाश में बारिश के दिनों में आप देखते हो, तो उसी तरह से उसके पंख जो थे बड़े सुंदर होकर के चमकने लगे। रंग रहित पैरों की गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। अब वो तेज गति से चलने भी लग गए थे। अब उसका वो जो मोर थे ना, उनका बता रही हैं कि उनका गर्दन ऊंची करके देखना, वैसे वो ऐसे नीचे झुकाए रखते हैं ना, गर्दन ऊंची करके देख लेते थे। विशेष भंगिमा के साथ गर्दन को नीची करके दाना चुगना। अब पक्षी जो दाना चुगते हैं तो अपनी गर्दन नीची करते हैं, चोंच से दाना चुगते हैं। पानी पीना,
टेढ़ी करके शब्द सुनना, गर्दन को टेढ़ी करके शब्दों को सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था, यानी जो सुंदरता थी, जब ये ऐसा करते थे सब कुछ तो बहुत अच्छा लगता था। उसका अनुभव जो इन्हें देखकर ही किया जाता है कि कितने अच्छे लग रहे हैं, मतलब ये काम करते हुए ये दोनों पक्षी कितने सुंदर लग रहे हैं। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता, यानी चलते थे तो बड़ी गति उनकी ऐसे नहीं देखा जा सकता था, बताया नहीं जा सकता कितनी तेज चल रहे हैं। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी, शंख पंखों की शाम श्वेत पत्र लेखा, मंदर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। सहचारिणी यानी सहचरी बनकर के मोर के हमेशा साथ में रहती थी। जो मोरनी थी, मोर और मोरनी दोनों इकट्ठे रहते थे तो दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और वो दोनों उसकी सहचरी बनकर के हमेशा उसके साथ रहती थी। नीलार ग्रीवा के कारण यानी नीली गर्दन होने के कारण मोर का नाम जो है नीलकंठ रखा गया और उसकी छाया के समान हमेशा उसके साथ रहती थी, इसलिए मोरनी का नाम राधा रखा गया। अब इसमें एक प्रश्न भी बन जाता, मोर और मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? मोर की गर्दन नीली होने के कारण, नीली और चमकीली होने के कारण मोर का नाम क्या रखा गया? नीलकंठ। तथा जो मोरनी थी हमेशा छाया की तरह मोर के साथ रहती थी, इसलिए उसका नाम राधा रखा गया। अब महादेवी बताती है कि मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षण नियुक्त कर लिया था। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हमें पता भी नहीं चलता कौन लीडर बन जाता है। अब महादेव जी बता रही कि मुझे तो पता भी नहीं चला कब जो है ये मोर था, जो नीलकंठ, ये चिड़ियाघर में जब रहने गया था तब तो वो छोटा था और बहुत से जीव जंतु पहले ही वहाँ रहते थे, तो मुझे पता ही नहीं चला कि ये कब उनका लीडर बन गया था। सवेरे ही वैसा खरगोश, कबूतर आदि का सेना एकत्रित करके उन्हें ले जाता था, जहाँ पर दाना दिया जाता था वहाँ ले जाता था, सबको इकट्ठा कर लेता था, खुद आगे आगे चलता था लीडर बनके, उनका नेता बनके, और सबको लेकर के जहाँ पर दाना डाला जाता था उसे वहाँ ले जाता था और घूम घूम करके मानो सबकी रखवाली करता था, उनकी रक्षा भी करता था। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने के लिए दौड़ पड़ता था। जब कोई थोड़ी सी भी गड़बड़ करता था तो वो जो है दंड देने के लिए तैयार हो जाता था। तो आज मैं आपको इतना ही समझाऊंगी, तो बाकी का जो हमारा पाठ है हम वो पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।